ही जू युआनझांग तेजी से आगे बढ़ा और उसे दिन भर की सारी घटनाएं बताईं। अपना सिर घुमाकर जू युआनझांग ने पूरी गंभीरता से एक सवाल पूछा। अपनी पत्नी का जवाब सुनकर जू युआनझांग की आंखें हैरानी से तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने महारानी मां की आंखों में छिपी गुहार को पहचान लिया था, उस काबिल भले ही भ्रष्ट अधिकारी को बख्श देने की एक सच्ची चाहत। यानमैन की अपनी हाल की यात्रा को सोचते हुए जू युआनझांग को सचमुच लगा कि उसे इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला है। सच तो यह है कि ये किंग का असर जू युआनझांग के अपने बर्ताव पर भी पड़ने लगा था। उसकी बातें सुनने के बाद जू युआनझांग ने महारानी मां के हाथों को कसकर थाम लिया और तारीफ किए बिना न रह पाया। यही है जू युआनझांग की महारानी। अगली सुबह तड़के जब भोर की पहली किरणें धरती को रोशन कर रही थीं और सुओना की तीखी कानों के पर्दे हिला देने वाली गूंज सुनाई दी, तो एक जेल का सिपाही झू युआनझांग और उनके साथियों के पास आया। एक सरकारी दस्तावेज पेश करते हुए उसने संक्षिप्त में कुछ कहा और फिर उस समूह को जेल के हॉल की ओर ले गया, जहां उन्होंने अपने आगमन के समय साथ लाए कपड़े और निजी सामान वापस ले लिए। अत्यंत व्यवस्थित स्वभाव वाली महारानी मां ने अपनी गठरी की सावधानीपूर्वक जांच की। उनके बैंक नोट और चांदी के टेल सभी मौजूद थे, यहां तक कि रेशम का एक रुमाल भी गायब नहीं था। मन ही मन वो ये किंग की प्रशासनिक कुशलता पर एक बार फिर विस्मय किए बिना न रह सकी। मेरे स्वामी, क्या ये जेल जिसे उस महान भ्रष्ट अधिकारी द्वारा चलाया जाता है, यिनटियन प्रांत की काल कोठरियों से भी ज्यादा साफ सुथरी नहीं है? हालांकि उन्होंने स्वयं कभी शाही जेल का दौरा नहीं किया था, फिर भी वो इस गंदी और दुर्गंधपूर्ण हवा से भली भांति परिचित थीं, जो आमतौर पर ऐसी जगहों पर फैली रहती है। जेल से हमारी रिहाई का ये शानदार दिन है, हमारे इस अच्छे मूड को खराब मत करो, झू युआनझांग ने उन्हें डांटते हुए कहा। इतना कहने के बाद वो समूह सिपाही के पीछे पीछे वेतन भुगतान यानी वेतन निपटान वाले काउंटर की ओर चल पड़ा। नए आने वालों को देखते ही काउंटर के पीछे खड़े सिपाही ने तुरंत पूछा, नाम? झू युआनझांग ने कठोर और ठंडी नजर से उसे घूरा और जवाब दिया, गु हो रही। सिपाही ने अपने सामने खड़े उस विविध लोगों के समूह पर एक नजर डाली, सिर हिलाया, एक एबेकस निकाला और बिजली की गति से हिसाब लगाना शुरू कर दिया। तुम्हारी सजा वाली मजदूरी 250 तांबे के सिक्कों के बराबर है, उसने ऐलान किया। ये कहकर गार्ड ने सिक्कों को एक लाल डोरी में पिरोया और उन्हें सौंप दिया। झू युआनझांग ने अपने हाथ में तांबे के सिक्कों की लड़ी का वजन किया, फिर अपने समूह पर एक नजर डाली। कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन लोग थे। औसतन ये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन महज कुछ ही सिक्के बनते थे। झू युआनझांग अब अपना गुस्सा और नहीं रोक सके। जोरदार झटके के साथ उन्होंने पैसे काउंटर पर फेंक दिए। भाड़ में जाए तुम्हारी ये तुच्छ मजदूरी। तुम लोग बिना किसी वजह या तुक के लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार करते हो, जिसे चाहा पकड़ लिया और जिसे चाहा छोड़ दिया। क्या यही है? बस इंतजार करो जब मैं तुम्हारे लॉर्ड ये से मिलने नहीं जाता। उनके पास मेरे लिए एक बहुत ही ठोस सफाई होनी चाहिए। उन्होंने तुरंत ये किंग से मिलने की मांग की और उनसे उन अनगिनत कामों के बारे में जवाब तलब किया जो उन्होंने कानून और सरकारी नियमों को खुलेआम उल्लंघन करते हुए किए थे। काउंटर के अंदर 2 जेलर, जो असल में भेस बदले हुए जासूस थे, शाही कमिश्नर को गुस्से में आग बबूला होते देखकर मन ही मन खुश हुए। ये ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया थी जैसी लॉर्ड ये पैदा करना चाहते थे। भेस बदले हुए जासूसों में से एक खड़ा हुआ और पलटकर बोला, तुम अभी भी लॉर्ड ये से मिलना चाहते हो? जिस तरह तुम दोनों शहर में इधर उधर ताक-झाक कर रहे थे, आम चोरों की तरह संदिग्ध और चोरी छिपे नजर आ रहे थे, तुम्हारे अलावा हम और किसे गिरफ्तार करते? दफा हो जाओ। झू युआनझांग आगे बढ़ने लगे, लेकिन महारानी मां ने उन्हें तुरंत पीछे खींच लिया। ये अधिकारी सही कह रहा है, उन्होंने शांति से कहा। यह हमारी अपनी बेकार की जिज्ञासा और बेमकसद पूछताछ ही थी जिसके कारण ये गलत फहमी पैदा हुई। हम अब तुरंत विदा लेते हैं। ये कहकर महारानी, जो उस समय राजकुमार पति का अभिनय कर रही थी, झू युआनझांग की बाह पकड़ी और उन्हें बाहर निकलने के रास्ते की ओर ले गईं। इस बीच काउंटी यामन में वापस तुम अपने सामने फैले हुए एक नक्शे को बड़े ध्यान से अध्ययन कर रहे थे। तुमने 5 संदेशवाहकों को बुलाया। कुछ ही पलों में वे पांचों वहां इकट्ठे हो गए। ये संदेश यामने लेफ्ट गार्ड के जनरल ली और यामने राइट गार्ड के जनरल यांग तक पहुंचाओ। उन्हें हर समय युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इसके अलावा उन्हें नई रेड माइट कतोपों को चलाने में जितनी जल्दी हो सके महारत हासिल करनी होगी। चेन गैरिसन के जनरल यांग मिंग और नी गैरिसन के जनरल वांग को सूचित करो कि यामने के ज्यादातर सामरिक युद्ध सामान अभी उनकी देखरेख में है। उन्हें इन सामानों की कड़ी सुरक्षा करनी होगी और साथ ही अपने प्रशिक्षण को भी तेज करना होगा। इसके अतिरिक्त यामने आर्सेनल को यह आदेश जारी करो कि हमारे यामने सेना के लिए जरूरी 22,400 कवच और हथियारों के सेट, जिनमें हमारी घुड़सवार सेना के लिए तय किए गए घोड़ों के कवच भी शामिल हैं, 8वें लूनर महीने के 15वें दिन तक हर हाल में और सभी गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हुए पहुंचा दिए जाने चाहिए। एक अधीनस्थ बोलने से पहले हिचकिचाया, लेकिन लॉर्ड, ये हमारे आर्सेनल में पूर्ण क्षमता से उत्पादन शुरू हुए अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। हमारे कुछ कर्मचारियों के कौशल अभी पूरी तरह से निखरे नहीं हैं। इसके अलावा जून के महीने में यानमेन काउंटी में गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। भट्टी के ऊपर काम करने वाले लोहारों के लिए इस गर्मी में ज्यादा देर तक उत्पादन जारी रखना शायद मुमकिन ना हो। तुम्हें वहां इतनी चिंता में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुम वहां खड़े हो और नक्शे पर उत्तर की ओर दिखाए गए उस नर्क को घूरे जा रहे हो। नहीं, ये प्रोजेक्ट हर हाल में तय समय पर पूरा होकर सौंप दिया जाना चाहिए। जैसे ही सर्दियां शुरू होंगी, उत्तर की ओर रहने वाले कबीले, जिनका नेतृत्व वांग बाओबाओ कर रहा है, निश्चित रूप से हम पर हमला कर देंगे। उनके पास 3 लाख योद्धाओं की सेना होगी और हमारी यानमेन छावनी के लिए उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। इस बात पर वो वुयोंग की ओर मुड़ा और उसके चेहरे के हाव भाव गंभीर हो गए। जाओ और उन कारीगरों से ये कहो, वे अपने ही परिवारों की जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर वे इस बहादुरी भरे काम में सफल हो जाते हैं तो हम हर मजदूर को, उन खनिकों को भी जो पहले कैदी थे, 3 गुना मजदूरी देंगे। और मैं, तुम्हारा मजिस्ट्रेट, उन्हें राज्य की ओर से पूरा राशन और मेडिकल सुविधाएं देने की निजी गारंटी देता हूं।
मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें पौष्टिक औषधीय सूप की भरपूर आपूर्ति मिलती रहे। इसके अलावा शस्त्रागार में बनने वाले हथियारों का पूरा उत्पादन सबसे पहले उन्हीं के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो भी काफ़ी ना हो तो पूरे शहर में उपलब्ध हर हथियार खरीद लो, यहाँ तक कि मेरे अपने निजी हथियार भी, और उन्हें तुरंत वहाँ भिजवा दो। सीधी सी बात यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 8वें चंद्र महीने के 15वें दिन से पहले यानमेन छावनी का हर सैनिक पूरी तरह से नए हथियारों से लैस हो जाए। अपने मजिस्ट्रेट को इतना कठोर देखकर वुयोंग भी सीधा तनकर खड़ा हो गया। सीधा तनकर खड़े रहो और दृढ़ता से काम करो। हाँ मेरे स्वामी, आपका ये विनम्र सेवक कसम खाता है कि वो इस मिशन को पूरा करेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इसी बीच जू युआन झांग और उसका दल काउंटी यामेन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जहां वे उस भव्य प्रवेश द्वार को देखकर हक्के बक्के खड़े रह गए। उसके बगल में खड़ी महारानी मां ने गहरी त्योड़ियां चढ़ाईं। कितनी ढिठाई है! क्या ये कोई काउंटी का दफ्तर है या किसी राजकुमार का महल? जू युआन झांग की आंखें गुस्से से तुरंत लाल हो गईं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर खड़े पत्थर के दो विशाल शेर राजधानी में राजकुमारों की जागीरों पर पाए जाने वाले शेरों से भी आकार में काफी बड़े थे। जू युआन झांग को वो किसी अमीर जमींदार के क्रूर पहरेदार कुत्तों जैसे लग रहे थे। ठीक बीच में दो विशाल दरवाजे खड़े थे, जो रोजवुड से बने थे और मजबूत सुनहरे कांसे की कीलों से जड़े हुए थे, जिनकी जबरदस्त शानो शौकत बस एक नज़र में ही उनकी बेहिसाब कीमत का ऐलान कर देती थी। प्रवेश द्वार के ऊपर सुनहरे किनारों वाली एक तख्ती लटकी थी, जिस पर लिखा था यानमेन काउंटी यामेन। दरवाजे के दोनों ओर कई पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कढ़ाईदार रेशमी अंतर्वस्त्र और बाहरी चोगे पहने थे, जिनके ऊपर उन्होंने बेहद नक्काशीदार सोने की परत वाले नीले रंग के कवच पहन रखे थे, और उनकी कमर में शानदार रस्मी तलवारें बंधी थीं। उनका साजो सामान किसी भी तरह से राजधानी की छावनी कमान के साजो सामान से कमतर नहीं था। महज 7वें दर्जे का एक काउंटी मजिस्ट्रेट, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक काउंटी दफ्तर को एक राजकुमार के महल से भी ज्यादा आलीशान बनवा दे? अगर कभी उसे तरक्की देकर प्रीफेक्ट बना दिया जाए तो क्या तब वो अपने लिए एक पूरा महल ही बनवा डालने की कोशिश करेगा? इसी बीच यामेन के अध्ययन कक्ष के भीतर वुयोंग मेज के मुख्य स्थान पर बैठा था और लगातार अपने काम में मग्न था। इस बीच आप एक तरफ रखी कुर्सी पर आराम से बैठे अंगूर खा रहे थे। आपका एकमात्र मकसद वुयोंग को धीरे धीरे इन सारी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार करना था, ताकि अगर आप आधुनिक युग में वापस चले भी जाएं और वहां से गायब हो जाएं तो भी आपकी गैर मौजूदगी में यानमेन काउंटी बर्बाद ना हो। जिस तरह से चीजें चल रही थीं, उसे देखकर लग रहा था कि आपने काफी अच्छा काम किया है। तभी एक दरबान आगे आया और रिपोर्ट दी, माय लॉर्ड, ये रहा इस नए आए व्यापारियों के समूह का वित्तीय ब्यौरा। आपने वो दस्तावेज लिया, उस पर सरसरी नजर डाली और घोषणा की, मैं उनमें से किसी से भी नहीं मिलूंगा, हालांकि मैं अगले समूह को मिलने का समय दूंगा। दरबार ने आदेश मान लिया और जल्दी से पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसे आज की सारी कार्यवाही काफी अजीब लगी। क्या ये व्यापारी ठीक वही मोटी भेड़ें यानी मुनाफे वाले लक्ष्य नहीं थे, जिन्हें लूटना लॉर्ड ये को आमतौर पर बहुत पसंद था? आज वो उनमें से किसी एक से भी मिलने से क्यों मना कर रहे थे? इसके पीछे का तर्क समझ न आने पर उसने इस बारे में और ज्यादा न सोचने का फैसला किया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने बस इतना ऐलान किया, लॉर्ड ये आप लोगों से मिलने से मना कर रहे हैं। अगला समूह। हमारे आगे के सभी लोगों को क्यों वापस भेज दिया गया? वो तो एकदम शुद्ध चमचमाती चांदी थी। ये किंग इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? महारानी मां ने देखा कि चोंगबा लगातार अपनी भड़ास निकाल रहा था और उन्हें समझ आ गया कि उसका सब्र अब जवाब दे चुका था। कार्मिक मंत्री शांगशेन ने धीरे से कहा, चोंगबा, अगर तुम बैठे बैठे थक गए हो तो क्यों ना खड़े होकर थोड़ी देर अपने पैरों को आराम दे लो। जू युआन झांग ने बस ठंडी सी सांस भरी और पलटकर कहा, ये काउंटी मजिस्ट्रेट तो हम सम्राटों से भी ज्यादा नखरे दिखाता है। अगर तुम पर्याप्त पैसे लेकर नहीं आते तो वो तुम्हें मिलने का समय भी नहीं देता। हो सकता है कि मैं अपने साथ ज्यादा पैसे न लाया हूं, लेकिन मैं अपने साथ सैनिकों की कोई कमी नहीं लाया हूं। महारानी मां ने एक कोमल समझदारी भरी मुस्कान दी। लियू श्वांदे ने जुगे कॉन्गिंग की घास फूस की कुटिया में 3 बार जाकर उनसे सलाह मांगी थी, एक ऐसा काम जिसकी तारीफ तब से लेकर आज तक हर पीढ़ी करती आई है। मुझे डर है कि आज अगर हमने एक और दिन की देरी की तो हम महामहिम से मिल नहीं पाएंगे। क्या लियू बेई की तुलना मुझसे हो सकती है? जब वो कॉन्गिंग से मिलने गया था तो वो कोई भी नहीं था, जबकि मैं अब सम्राट हूं, वो होंगवू सम्राट जिसने महान मिंग राजवंश की स्थापना की। ये सुनकर महारानी मां भी चिंता करने लगी। अगर ये किंग ने इस बार सचमुच उन्हें अंदर आने से मना कर दिया तो उन्हें डर था कि वो निर्णायक और बेरहम जू युआन झांग को खून खराबा करने से नहीं रोक पाएंगी। ठीक उसी समय जू युआन झांग ने मैन ली को दरवाजे से बाहर आते देखा। वो आगे बढ़ा और विनम्रता से पूछा, अधिकारी ली, आखिर हम हमवतन हैं और इसके अलावा मेरे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। आपके वरिष्ठ लॉर्ड ये कहाँ हो सकते हैं? मैन ली ने माथे पर बल डाले। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो किसी मुश्किल में फंसा हो। मास्टर बुओ, उसने कहा, मैं निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी बात कहूंगा, लेकिन मैं बस इतना ही कर सकता हूं, आपकी तरफ से बस कुछ शब्द कह सकता हूं। मुझे नहीं पता कि लॉर्ड ये को क्या हो गया है। ऐसा लगता है कि पैसों में उनकी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई है। वो लॉर्ड वू के साथ सैनिक और राजनीतिक मामलों पर चर्चा में डूबे हुए हैं, कुछ ऐसे बारे में कि साल के दूसरे हिस्से में उत्तरी युआन के खिलाफ लड़ाई होना तय है। ओ अरे! मैन ली को तुरंत एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसने जल्दी से कुछ ऊपरी ऊपरी बातें कहीं और पिछले दरवाजे से भागकर वापस चला गया। जू युआन झांग ने मैन ली को जाते हुए देखा और उसकी आंखें तुरंत तेज हो गईं, किसी धारदार तलवार की तरह पहनी। एक पल बाद मैन ली 10 वित्तीय विवरणों का ढेर लेकर अध्ययन कक्ष में लौटा। मेरे प्रभु, उसने घोषणा की, ये वित्तीय विवरणों का नवीनतम जत्था है। मैं इन्हें आपके अवलोकन के लिए प्रस्तुत करता हूं। ये किंग ने सूची उठाई और एक बार फिर उस पर सरसरी औपचारिक नजर डाली। मेरे प्रभु, मैन ली ने आगे कहा, इनमें एक प्रमुख व्यापारी है जिसका नाम गो रुई है। इस बार वे 1 लाख टैल की रकम लेकर आए थे।
मेनली ने कुछ तारीफ भरे शब्द कहे और गुओ रुई नाम देखते ही भले ही आपने बाहर से कोई खुशी या गुस्सा जाहिर नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर आप गर्व और संतुष्टि से फूले नहीं समा रहे थे। जरा सोचिए कि एक प्रतिष्ठित शाही कमिश्नर सम्राट के पास शिकायत करने के लिए भागने के बजाय मुझसे एक मामूली बाहुबली से मिलने के लिए पिछला दरवाजा इस्तेमाल करने पर उतर आया है। आपने एक ही सांस में कहा, उसके पास वाकई बहुत पैसा है, लेकिन उसकी लिखावट सचमुच बहुत खराब है। बाहर जाओ और उससे कहो कि इंतजार करे। इस अधिकारी को ध्यान से सोचना होगा कि उसे मिलने का समय देना है या नहीं। उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेनली चला गया तो आपने मन ही मन सोचा, ओह मेरे स्वामी, वो आदमी एक शाही कमिश्नर है, वो सचमुच पिछले दरवाजे पर लाइन में लगने तक गिर गया है। यहां तक कि लियू जुआन दे भी अपनी 3 बार झोपड़ी में जाने वाली घटना के साथ इससे बेहतर नहीं कर सकते थे। ये सुनकर आप खुद को आगे की ओर झुकने से रोक नहीं पाए। आपके मन में एक गहरी गलती का एहसास भर गया। घर लौटने का रास्ता इतना मुश्किल क्यों होना चाहिए? इसी बीच मेनली पिछले दरवाजे से बाहर निकला और सीधे झू युआन झांग के पास गया और कहा, हमारे स्वामी ये आपकी दौलत से प्रभावित हैं, लेकिन उन्हें अभी भी इस बारे में और सोचना है कि आपको मिलने का समय देना है या नहीं। क्या क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वो हमारी दौलत से प्रभावित हैं? मेनली ने बस अपनी भौहें शिकोड़ी, क्योंकि सच बताना उसके लिए मुश्किल था। वो बस एक कूटनीतिक स्पष्टीकरण ही दे सका। शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी लिखावट बहुत ही खराब है। ये सुनकर झू युआन झांग को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से ऑक्सीजन ही खत्म हो गई हो। तभी एक महिला की आवाज गूंजी, आपने से मास्टर गुओ रुई कौन है? कृपया मेरे पीछे आइए। जहां तक आपके पीछे लाइन में लगे व्यापारियों की बात है, उन्हें आज और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारे स्वामी ये में आप सभी के लिए यनमीन बीफ ग्रैंड रेस्टोरेंट में जलपान का इंतजाम किया है। इस प्रकार एक नौकरानी के नेतृत्व में झू युआन झांग और महारानी मां ये चिंग के निजी निवास में प्रवेश कर गए। जल्द ही वे एक भव्य हॉल में पहुंचे, एक ऐसा हॉल जिसमें झू युआन झांग को पैसे के अलावा और किसी चीज की गंध नहीं आ रही थी। सच कहूं तो उस पल झू युआन झांग के मन में ठीक यही विचार चल रहा था। रास्ते में उन्होंने जितने भी मंडप और जल सज्जाएं देखी थीं, वे इतनी भव्य थीं कि उनकी शानो शौकत शाही महल को भी टक्कर दे रही थीं। यहां तक कि वे कीमती चमकीले चीनी मिट्टी के बर्तन, जिन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत खुद झू युआन झांग भी मुश्किल से ही जुटा पाते थे, यहां महज लैम्पशेड के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। झू युआन झांग खुद को रोक नहीं पाए और मन ही मन ये चिंग के अपराधों की सूची में एक और इल्जाम जोड़ दिया। शाही भेंट के सामान अपने पास रखने के बावजूद एक वफादार प्रजा के तौर पर उन्हें सम्राट को पेश न करने का अपराध। तुम यहीं रुको, हिलना मत, मैं जाकर लॉर्ड ये को इन्फॉर्म कर दूंगा। नौकरानी ने बोलना खत्म किया और पक्के तौर पर मुड़कर चली गई। झू युआनज़ांग कमरे में करने से खुद को रोक नहीं सका। सबसे खास 3 बड़े चौकों ट्रांसपेरेंट कांच के गुंबद थे, जिनके अंदर 3 सेट आर्मर और 3 हथियार रखे थे। करीब से देखने पर वो तुरंत हैरान रह गया। झू युआनज़ांग ने आर्मर को बहुत खास पहचान लिया। बाईं ओर पहले कांच के गुंबद को देखकर उसने कहा, यह युद्धरत राज्यों के समय का जनरल का कवच है। तलवार पर सील स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन यह स्क्रिप्ट किन सील स्क्रिप्ट जैसी नहीं है। महारानी मां ने आगे कहा, यह झाओ किंगडम की झाओ ग्रेट सील स्क्रिप्ट होनी चाहिए, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा खो गया है और मैं इन अक्षरों को भी नहीं पहचानती। फिर दोनों ने अपने पीछे रखे 2 कांच के केस देखे। एक हान राजवंश के जनरल का कवच, तलवार पर शाही मोहर बनी हुई थी जिस पर हान के सम्राट वू लियू चे की मोहर थी, और एक तांग राजवंश मिंग ग्वांग रेगुलर स्क्रिप्ट सील हॉरिजॉन्टल तलवार पर भी शाही मोहर बनी हुई थी जिस पर तांग के सम्राट ताईजोंग ली शिमिन की मोहर थी। हालांकि कवच और हथियार काफी नए थे, जिन पर उम्र का कोई निशान नहीं दिख रहा था। महारानी मां हैरानी और शक में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, जबकि झू युआनज़ांग तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इसमें कोई शक नहीं कि ये असली है, इन्हें बस बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया है, इन पर उम्र का कोई निशान नहीं दिखता। इसी समय एक जवान लेकिन शांत आवाज सुनाई दी, ये सब नकली है, बस अच्छी नकल है। अभी भी कवच के 3 सेट पर ध्यान लगाए हुए झू युआनज़ांग ने अनजाने में जवाब दिया, नामुमकिन, ये पक्का असली है। इसी समय तुम भी उन दोनों के पीछे चले गए, लेकिन मुस्कुराए और सिर हिलाया। तुमने सोचा कि ये शाही दूत कोई मिलिट्री जनरल होगा, क्योंकि उसे कीमती चीजों की इतनी जानकारी थी। ये सच में असली थे, क्योंकि कवच और हथियारों के ये तीनों सेट तुमने अपनी हाल की लड़ाइयों में पहने थे। झू युआनज़ांग और उसके साथी कवच की स्टडी करने में ध्यान लगाए हुए थे। उन्होंने अपने पीछे वाले आदमी पर ध्यान नहीं दिया। इन कवचों को देखकर, जो सिर्फ टेक्स्ट में दर्ज थे, वे बहुत लुभावने लग रहे थे। झू युआनज़ांग को समझ नहीं आ रहा था कि ये किंग, जो एक मामूली जानकार है, ये कवच कैसे इकट्ठा करेगा। ये जरूर नकली होंगे। वही परेशान करने वाली आवाज फिर आई, ये नकली नहीं हो सकते। झू युआनज़ांग ने सख्ती से जवाब दिया, बाकी सब बातों को एक तरफ रखकर बस इस वॉरिंग स्टेट्स जनरल के कवच को देखो। छाती और पेट लोहे के कवच से बने हैं, जबकि बाकी हिस्से चमड़े के हैं। लंबी तलवार पर तो झाओ का ग्रेट क्रॉनिकल भी खुदा हुआ है। अगर हम गलत नहीं हैं तो ये जनरल ली म्यू होना चाहिए। झू युआनज़ांग ने हाथ हिलाकर बॉर्डर जनरलों के कवच और शाही पहरेदारों के हथियार उतार दिए। ये सुनकर झू युआनज़ांग के पीछे खड़े तुम तुरंत हैरान रह गए। इस अधेड़ हट्टे कट्टे आदमी की पीठ को देखकर तुम सच में उसे नए सम्मान से देखने लगे। एक पल के लिए तुम्हें इस शाही दूत से बात करने की भी इच्छा हुई। कई साल हो गए थे जब तुम इतने समझदार इंसान से मिले थे। तुम्हें लगभग पक्का यकीन था कि ये आदमी कोई मिलिट्री ऑफिसर है। अगर तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी नहीं होती तो तुम सच में उससे दोस्ती करना चाहते। बदकिस्मती से सदियों पुरानी जिंदगी ने तुम्हें बहुत पहले ही थका दिया था। इन शाही दूतों को इतना गुस्सा दिलाना ही था कि वे शिकायत करने के लिए वापस भागते। इस समय झू युआनज़ांग ने फिर से तांग राजवंश के मिंगवांग काई, यानी एक तरह की पुरानी चीनी कैलीग्राफी सेट, और तांग राजवंश की हॉरिजॉन्टल तलवार को देखा, जो उसके अपने फ्रेम से आधा मीटर ऊंची थी। अगर कांच का केस न होता तो शायद उसका मन उसे लेने का करता। ये मिंगवांग काई सेट भी नकली था। यह आवाज सच में परेशान करने वाली थी। झू युआनज़ांग सच में चिल्लाना चाहता था, इन्हें बाहर निकालो और इनका सिर काट दो। इसलिए उसने सख्ती से जवाब दिया,
बकवास, ये बिल्कुल असली है। तांग राजवंश के मिंगवांग काई सेट ज्यादातर 4 रंगों के होते हैं: सोना, चांदी, लाल और काला। सोना सोने का मतलब है सोने का ब्रेस्ट प्लेट, सोने का आर्म गार्ड, सोने का आर्म प्रोटेक्टर और सोने का एंकर। चांदी चांदी का मछली के स्केल वाला आर्मर है, काला काले लेदर की लाइनिंग है और लाल लाल कपड़े का बेस मटेरियल और ग्राउंडिंग लाइन है। रस्सी, ये सब ठीक वैसा ही है जैसा पुराने रिकॉर्ड में दर्ज है। हमें यकीन है कि अगर हम इस कवर को हटाकर गिने तो ये 1590 मछली के स्केल वाले आर्मर पीस और 644 लंबी पट्टी वाले आर्मर पीस से बना होगा। ये ब्रेस्ट प्लेट इतनी स्मूथ पॉलिश की गई है कि ये ब्रॉन्ज मिरर जैसा दिखता है। अगर इसे धूप में रखा जाए तो ये एक चमकदार रोशनी रिफ्लेक्ट करेगा। मिंगवांग काई का नाम इसी से पड़ा, जिसका मतलब है सूरज की रोशनी देखकर दुनिया रोशन हो जाती है। आप पीछे खड़े होकर जू युआनज़ांग की बात सुन रहे थे और इस बड़े आदमी शाही दूध की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। वो सच में एक एक्सपर्ट था। इस पर महारानी मां ने पूछा, झाओ जनरल के आर्मर के बगल में लंबी तलवार पर खुटे हुए 4 अक्षर झाओ दा चुआन वेन क्या हैं? उन्हें बहुत पहले ही किसी के आने का एहसास हो गया था और उन्हें विजिटर की पहचान का भी काफी यकीन था। ये सवाल सुनकर आप लंबी तलवार की ओर बढ़े। आपकी आंखों में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। आपके शब्द दमदार और गूंजने वाले थे। जैसे ही आपने बोलना खत्म किया, जू युआनज़ांग भी अपनी सोच से बाहर आ गए और वो और महारानी मां अपने सामने खड़ी शख्सियत को घूरने लगे। सफेद मिंग स्टाइल का लंबा चोगा पहने, सुंदर और एलिगेंट, आपके कपड़ों पर लगी जेंटलमैन वाली स्याही से एक अजीब सी आभा फैल रही थी। ये बिल्कुल भी कोई करप्ट अफसर नहीं लग रहा था। लेकिन फिर आप मुड़े और कांच के केस में आपकी परछाई अंदर तांग राजवंश के जनरल के कवच में मिल गई, जिससे आप ऐसे लग रहे थे जैसे कोई असली तांग राजवंश का जनरल वहां खड़ा हो। कवच का साइज ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद से बनवाया गया हो। जबकि जू युआनज़ांग और महारानी मां अभी भी हैरान थे, आप मेन सीट पर गए और आराम से बैठ गए। एक प्यारी सी दिखने वाली नौकरानी जल्दी से चाय ले आई, जिसका एक घूंट आपने खुद लिया। उसने शुरू किया, ये सब चीजें मेरे साथ काम करने वाले व्यापारियों ने इकट्ठा की हैं। तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी देर से लाइन में लगे हो और तुम खाली हाथ आ रहे हो। क्या तुम्हारे पास 2 पाउंड की सोने की तलवार है, वू दाउजी की कोई असली चीज, वांग जीजी की कोई मैन्यूस्क्रिप्ट? मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हारे पास 1 लाख कैश है। अब जब तुम आराम से हो तो इस शाही दूध को तुरंत दरवाजे से बाहर भागकर शिकायत करने जाना चाहिए। इस समय महारानी मां ने जू युआनज़ांग का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्हें सच में डर था कि वो जख्मी आदमी अचानक पागल हो जाएगा। इस रात का मामला सच में बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला था, घिनौना। इस समय जू युआनज़ांग ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक जबरदस्त अंदरूनी लड़ाई से परेशान था। उसके अंदर से एक आवाज उसके गुस्से वाले मन से कह रही थी, जू युआनज़ांग, तुमने मिंग राजवंश बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? लौकी को भगाने, चीन को फिर से बनाने, कानून और रीति रिवाज बनाने और लोगों को राहत देने के लिए। लेकिन अब क्या मिंग राजवंश के लोगों को अच्छा खाना और गर्म कपड़े मिलते हैं? तुम्हारी बहन अपनी खराब सेहत के बावजूद तुम्हारे साथ बॉर्डर तक क्यों गई? 2 साल बाद क्या दयालु बियाओएर सच में घमंडी हान जनरलों और हुआईसी के भूतिया गश्ती दल को दबा पाएगी? तुम्हें अब इस इंसान की जरूरत है। एक पल में जू युआनज़ांग का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। एक बड़ी मुस्कान के साथ उसने उत्साह से कहा, तो तुम लॉर्ड ये हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने छोटे हो। तुम स्वर्ग से उतरे एक साहित्यिक जीलियस जैसे हो। कोई हैरानी नहीं कि तुमने यानमैन को इस हालत में पहुंचाया है। आज तुमसे मिलना सच में एक सम्मान की बात है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता, वो खुद को और रोक नहीं पाया और अपने मुंह में रखी चाय थूक दी, फिर लगातार खांसने लगा। एक नौकरानी उसका मुंह पूछने के लिए आगे बढ़ी। महारानी मां भी जू युआनज़ांग की बातों से चौंक गईं, लेकिन फिर वो खुश हो गईं। उन्होंने कहा, चीन और पाकिस्तान ने यह हासिल किया है, इतिहास में अनगिनत सम्राटों को पीछे छोड़ते हुए। ये भविष्य में मिंग राजवंश को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए काफी होगा। उस समय अगर वो झोंगबा के सामने मर भी जाता तो भी वो शांति से रह सकता था। इस समय आप, जिनकी खांसी बंद हो गई थी, भी बहुत हैरान थे। आप सैकड़ों सालों से पुराने समय में जी रहे थे और आपने कभी इतना लचीला और ढलने वाला शाही दूत नहीं देखा था। इस बार आपको सच में अपना मुकाबला मिल गया था। आप मुड़े और अपने बगल वाली नौकरानी को चाय देने और किसी को तांबे की पटिया लाने का आदेश दिया। आपने 1 घंटा कहा और 1 घंटा हो गया। दरवाजे पर पहरा दे रहे 4 डेंटिस्ट मुड़े और पटिया नीचे करने की तैयारी के लिए साइड हॉल में चले गए। लेकिन इसी समय एक आवाज ने उन्हें पुकारा। उन्होंने देखा कि काउंटी शिकार था। पता चला कि डेंटिस्ट वू योंग के हाथ में पहले से तैयार 3 लकड़ी के स्टॉपर थे और उसने उन्हें 3 टपकती झीलों के नीचे जानवरों के सिर वाले ड्रिपर में डाल दिया। इससे टपकने का फ्लो लगभग आधा हो गया, जिससे 1 घंटे का टाइमर लगभग 2 घंटे का हो गया। डेंटिस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं। लॉर्ड वू, वो व्यापारी आपका रिश्तेदार है, आप उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? वू योंग इन डेंटिस्ट को समझाने में बहुत आलसी था, जिन्हें अंदर की कहानी नहीं पता थी। बस जैसा वे कहते हैं वैसा करो। अगर आपने लॉर्ड ये को बताने की हिम्मत की और लॉर्ड ये ने मेरी खाल खींच ली तो मैं आपके टेंडन फाड़ दूंगा। ये सब खत्म होने के बाद मैं खुद लॉर्ड ये से माफी मांगूंगा। उसने ये पक्का करने के लिए बहुत कोशिश की कि लॉर्ड ये शाही दूत को नाराज ना करें। एक पल बाद तांबे की पानी की घड़ी कमरे में लाई गई और आपने जू युआनज़ांग और दूसरे आदमी को देखा जो सन लेक के ऊपर से पानी का एक हिस्सा डाल रहे थे। उनसे पहले बात करने में बिताया गया समय भी शामिल होना था। जू युआनज़ांग खुद को आगे बढ़ाए बिना नहीं रह सका। आपका दाहिना हाथ, लेकिन आपके बाएं हाथ ने उसे तेजी से दबा दिया। वो बेकाबू होकर कांप रहा था। आपने जो अभी अभी अपनी मुंह में पानी लाने वाली चाय पीकर निकले थे, ये नज़ारा देखा और पूछा, क्या हुआ मास्टर गुओ, क्या आपका हाथ सुन्न है? ये देखकर महारानी मां जल्दी से आगे बढ़ी और चोंगबा का हाथ पकड़ते हुए कहा, लॉर्ड ये, हमें माफ कर दीजिए, हम पूरे दिन बाहर लाइन में लगे रहे हैं। हालांकि आप शांत दिख रहे थे, लेकिन आप मन ही मन खुश थे। अगर आप ये भी नहीं बता सकते थे कि मैं आपको पीटना चाहता हूं, तो क्या आपने जन के 9 जम बर्बाद नहीं कर दिए?
इन दो शाही दूतों को इतना गुस्सा आना चाहिए कि वे जल्दी से वापस आकर सम्राट से शिकायत करें। इस तरह जू युआनज़ांग को नाम लेकर फांसी देने का काम पूरा हो जाएगा। इस बीच वू योंग दरवाजे से चुपके से देख रहा था और हैरान रह गया। क्या लॉर्ड ये मुश्किल में पड़ रहा था? उसने साफ तौर पर शाही दूत वांग सी को नाराज कर दिया था। अगर वे शिकायत करने वापस गए तो क्या लॉर्ड ये के बचने का कोई चांस होगा? नहीं, मुझे लॉर्ड ये का बोझ उठाना होगा। तो वो जल्दी से मुड़ा और एक कोने में गया, जहां एक डेंटिस्ट ने उसे निर्देश दिए, जाओ और स्पेशल फोर्स को जल्दी से यहां आने और तैयारी करने के लिए कहो। साथ ही शहर के गेट के गार्ड को भी बता दो कि जैसे ही वे सिग्नल देखें तुरंत शहर के गेट सील कर दें। किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अगर ये शाही दूत चेहरे पर मुस्कान के साथ नहीं जाते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लो ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। हाँ लॉर्ड वू, मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा। डेंटिस्ट जल्दी से मुड़ा और चला गया। इस बीच हॉल में जू युआनज़ांग को घुटते हुए और उस वर्म होल में पीछे हटते हुए देखकर जहां वो लोगों को पीट रहा था, आप बस अफसोस से पूछ सकते थे, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? जू युआनज़ांग के पेट में बहुत सारे सवाल थे। मैंने अपनी पहली विजिट से सुना है कि लॉर्ड ये बहुत लालची हैं, फिर भी आपके सभी अधिकारी ईमानदार हैं। मुझे हैरानी है, हिज मैजेस्टी को करप्शन से नफरत है, फिर भी बेरहम सजा देने के बाद भी उन्होंने वैसा असर नहीं किया है। क्या फर्क है? जब भी वो इस सवाल के बारे में सोचता, जू युआनज़ांग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता। मिंग राजवंश की शुरुआत से लेकर अब तक कई ड्यूक और अर्ल को सजा मिली है, कई माफी दी गई है और कई करप्ट अफसरों को मौत की सजा दी गई है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उन लोगों ने सच में हम पर हमला करने की हिम्मत की। वो सच में इसका राज जानना चाहता था। ये सवाल सुनने के बाद तुम्हें इस आदमी के शाही दूत होने के बारे में और भी पक्का यकीन हो गया। सम्राट जू की काबिलियत तुम्हारी काबिलियत के सामने कैसे हो सकती है? ये तो बस बकवास है। जू युआनज़ांग अब खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज पर कमेंट करने की? तुम एक मामूली जानकार इतने घमंडी शब्द बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, ये दावा करते हुए कि महाराज तुमसे कम है? क्या तुम्हें स्वर्गीय सम्राट के प्योर रूलर के 15 अक्षर भी पता हैं? इस समय जू युआनज़ांग खांसी बंद करके पूरी तरह से हैरान था। सैकड़ों साल पुराने जमाने में रहने के बाद भी उसने इतना फ्लेक्सिबल और मजबूत शाही दूत कभी नहीं देखा था। इस बार उसे सच में अपना मुकाबला मिल गया था। वो इस तरह जू युआनज़ांग द्वारा मारे जाने का उनका मिशन पूरा हो जाएगा। सवालों की इस बौछार का सामना करते हुए तुमने बस शांति से वो हंसा। क्या तुम खत्म हो गए? तुम सच में सम्राट के पक्के फैन हो। एक चाचा भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक बूढ़ी औरत भी नहीं। जू युआनज़ांग गुस्से में जाने के लिए मुड़ा। अब उसके मन में बस एक ही ख्याल था, ये किंग को खत्म करने के लिए फौज जुटाना। इसी समय महारानी माँ जल्दी से उठी और उस बुरी तरह जख्मी आदमी को खींचकर वापस कुर्सी पर बिठाया। फिर वो आपकी तरफ मुड़ी और प्यार से कहा, लॉर्ड ये प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारे मालिक पहले महाराज के अंडर एक नेक सिपाही थे। बाद में चोट और बीमारी की वजह से उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और छोटे मोटे काम करना बंद कर दिया। महाराज के पति की वजह से हमें बिजनेस करने और शाही खरीद फरोख्त के लिए जिम्मेदार होने की इजाजत मिली। इसके अलावा मैं महारानी माँ का कजिन हूँ, इसलिए माना जा सकता है कि मुझ पर कुछ शाही रौब जमा हुआ है। इसीलिए आपने पहले ऐसा कमेंट किया था। महाराज, हमारे मालिक ने अभी गुस्से में कसम खाई है, पक्का लॉर्ड ये आपको दोष नहीं देंगे। उनका भागना एकदम सही था, ना सिर्फ अजीब हालात को आसान बनाने में बल्कि बागियों के लिए माहौल भी बदलने में। आप शाही दूत की पत्नी की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। वो सच में एक खूबसूरत फूल थी जिसकी शादी गोबर के टुकड़े से हुई थी। तो आप बैठे और कहा, तो मैं ये बात साफ साफ समझाता हूँ। मैं अपने सभी सबॉर्डिनेट को ईमानदार क्यों बना सकता हूँ? इसके लिए बस 4 शब्द हैं। ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा सैलरी। लेकिन इसका एक तरीका है। सबसे पहले उनके सीधे सबॉर्डिनेट और रैंक के आधार पर हमें उन्हें इतनी बेसिक मंथली सैलरी देनी होगी कि वे अपने परिवार का गुजारा कर सकें। फिर मंथली असेसमेंट के नतीजों के हिसाब से इनाम दिया जाएगा और जल्द ही सभी को यह एहसास हो जाएगा कि वे जितना अच्छा करेंगे उनकी मंथली सैलरी उतनी ही ज्यादा होगी। आखिर में दूसरों को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किए जाएंगे। जो लोग नियम तोड़ने की हिम्मत करेंगे उन्हें सड़कों पर घुमाया जाएगा और फिर सबके सामने मार दिया जाएगा। इस तरह भले ही सबॉर्डिनेट अधिकारी करप्ट ना हो, फिर भी वे आराम की जिंदगी जी सकते हैं। इसके विपरीत अगर वे करप्ट हैं तो वे एक माइनफील्ड में कदम रखेंगे, इस चिंता में कि कहीं उन्हें पकड़ न लिया जाए, रिपोर्ट न कर दिया जाए, सड़कों पर घुमा न दिया जाए या सबके सामने या उनके बच्चों का सिर न काट दिया जाए। जब तक 90% से ज्यादा अधिकारी ईमानदार और सीधे साधे रहेंगे, बाकी 10% शायद और भी ईमानदार हो जाएं। जू युआनज़ांग ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। ये थियरी सच में सही थी। उन्होंने कभी किसी ऐसे करप्ट ऑफिसर के बारे में नहीं सुना था जिसकी बहुत ज्यादा करप्ट होने की जांच हुई हो और उसने अकेले ही जुर्म किया हो। आमतौर पर ऑफिसर एक दूसरे को बचाते थे। उन्हें मानना पड़ा कि ये किंग सच में काबिल थे। महारानी माँ, जो उनके बगल में थीं, पूछने से खुद को रोक नहीं सकीं। लॉर्ड ये, आपकी थियरी के अनुसार महाराज ने अपने ऑफिसर्स को कई तोहफे दिए हैं और कई को कड़ी सजा दी है, लेकिन इसका मनचाहा असर क्यों नहीं हुआ? जू युआनज़ांग की नजरें भी इसी तरफ गईं। बात का निचोड़ यही था। और आपके चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान। असल में महाराज ने पहले ही बहुत कोशिश कर ली है। एक भिखारी जिसके माता पिता भूख से मर गए और जो मामूली परिवार से उठा, उसने उत्तरी मैदानों को खदेड़ दिया और चीन को बचा लिया। ये इतिहास में उसकी जगह बनाने के लिए काफी है। ये सुनकर जू युआनज़ांग चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है। हालांकि महाराज ने कैदियों को बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी को सुधारने में बिल्कुल नाकाबिल है। महाराज ने सच में कई काबिल अधिकारियों को इनाम दिया है, लेकिन सिर्फ कुछ को, जैसे जूदा, ली वेनजोंग और म्यू यिंग। ये दूसरे काबिल अधिकारियों के साथ नाइंसाफी है। ये सुनकर जू युआनज़ांग गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि जोर से बोला, ये पूरी तरह बकवास है। महाराज उनकी सैलरी भी उनकी काबिलियत के हिसाब से बांटते हैं। क्या ये सब सही नहीं है? यू ने शांति से सीधे जू युआनज़ांग को देखा और पूछा, टैंग हे का क्या?
महामहिम ने अभी अभी उसे एक नए रिक्रूट के तौर पर अपॉइंट किया है और टैंग हे पहले से ही 1000 घरों का कमांडर है। भले ही उसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स शूदा जितनी बड़ी न हो, लेकिन वे महामहिम के गोद लिए हुए बेटे म्यू यिंग के बराबर हैं। लेकिन महामहिम ने कमांडर टैंग के साथ कैसा बर्ताव किया है? क्या तुम एक नेक सेना नहीं हो जिसने महामहिम का हर कदम पर साथ दिया है? तुम्हें यह अच्छी तरह पता होना चाहिए। महारानी मां ने अपने बगल में भारी निशान महसूस करते हुए भौहें चढ़ाईं और उनका जोश कम हो गया। सालों पहले काबिल अधिकारियों को टाइटल देने के बड़े मौके पर उन्होंने टैंग हे को ड्यू की लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन अगली ही सुबह जू युआनज़ांग ने उसका नाम मार्क्वेस की लिस्ट में डाल दिया था। खुशकिस्मती से टैंग हे के बड़े भाई ने माफ कर दिया था और कोई हंगामा नहीं किया था। लेकिन अब एक अमीर व्यापारी के भेष में इस शाही दूत को देखकर वो चुप हो गईं, फिर भी लगातार इस मामले को आगे बढ़ाती रहीं। सच तो ये है कि शुरू से ही इंसाफ के साथ नाइंसाफी भी जुड़ी रही है। मैं भी एक अफसर होने के नाते सिर्फ थोड़ी बहुत इंसाफी कर सकता हूं। कम पढ़े लिखे जू युआनज़ांग की तो बात ही छोड़िए। ये ठीक उनके इमोशनल बयानों की वजह से था कि आज के अस्त व्यस्त दरबार के बीज बोए गए थे। टैंग हे के साथ हुए नाइंसाफी को दूसरे लोग छोटी और एहसान फरामोश समझते थे। इसलिए कुछ लोगों का मानना था कि जब तक कोई बादशाह के करीब है, इनाम जरूरी नहीं कि काबिलियत के आधार पर मिले। धीरे धीरे दरबार का बैलेंस बिगड़ गया। कुछ लोगों ने अपने आप बादशाह के सख्त कानूनों को तोड़ने का मौका पकड़ लिया, जबकि दूसरे अपने आप आपसी मदद के लिए एक साथ आ गए। क्या इसी तरह से बदला लेने और अपने दुश्मनों से साजिश रचने की आदत नहीं शुरू होती? इस समय जू युआनज़ांग ने आने पर जो रौबदार अंदाज दिखाया था, वो पूरी तरह से खो दिया था। हाँ, ये सच में महाराज की गलती है। वो धीरे से बुदबुदाया, फिर चुप हो गया। जोंगबा का एक्सप्रेशन देखकर महारानी मां ने धीरे से कहा, माय लॉर्ड, लौटने के बाद हम इस बारे में महारानी से बात करने का मौका ढूंढेंगे। हाँ, भविष्य में महारानी शायद अपना मन बदल लेंगी। फिर उन्होंने ये किंग को नई तारीफ के साथ देखा। लॉर्ड, ये सच में एक टैलेंटेड आदमी है। लेकिन तुम्हें अपनी बात कहने का तरीका बदलना होगा, नहीं तो अगर तुम कभी राजधानी में कोई अफसर बन गए तो तुम्हारी ये जबान तुम्हारी जान ले सकती है। जू युआनज़ांग की धमकी भरी सलाह सुनते हुए तुम्हारी नजरें डी लू पर गईं, ये सोचते हुए कि पानी जो सिर्फ आधा भरा था अभी तक टपकना बंद क्यों नहीं हुआ। ऐसा लगा कि तुम्हें इस बहुत सब्र वाले मास्टर गुओ के लिए आग में घी डालने की जरूरत थी ताकि वो वापस जाकर शिकायत करे। इसलिए तुमने पूछा, क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करने आए हो या बादशाह के बारे में पूछने? समय निकलता जा रहा है, तुम मुझे अपने साथ बिजनेस करने के लिए कैसे मनाओगे? जो कम समय मिला उसमें महारानी मां ने उन्हें अपने फायदे समझाए। वे बादशाह के रिश्तेदार थे, ताकतवर और असरदार थे, और उन्हें शाही तौर पर खरीदने का हक था, जिससे उनके सामान के लिए एक भरोसेमंद सेल्स चैनल पक्का हो जाता था। आखिर में उन्होंने एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया, एक हाई एंड ग्लास फैक्ट्री और इंग टियानफू रीजन एजेंसी एग्रीमेंट। साइन करने के बाद तुम खड़े हुए और अपने बगल में बैठी नौकरानी से कहा, आज रात उन्हें डिनर पर बुलाने का इंतजाम करो। जी सर, नौकरानी ने जवाब दिया और चली गई, और तुम भी कमरे से बाहर निकले। फिर जू युआनज़ांग और महारानी मां को एक दूसरी नौकरानी शानदार हवेली के टूर पर ले गई। लेकिन इसी समय वू योंग ने नौकरानी को रोक दिया जो एक कोने में डिनर अरेंज कर रही थी। तुम कहती रू कि ऑफिसर खुश लग रहा है और लॉर्ड ये चाहते हैं कि वे डिनर के लिए रुकें। हाँ लॉर्ड वू योंग ने कॉन्फिडेंस से अपनी छाती थपथपाई और कहा, आगे बढ़ो, मैं खाने का अरेंज कर दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि लॉर्ड ये खुश होंगे। हाँ लॉर्ड नौकरानी को मुड़कर जाते हुए देखकर वू योंग गहरी सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड ये की बेपरवाही दिखाने की स्ट्रैटेजी सच में कामयाब हो गई थी। ऑफिसर न सिर्फ गुस्से में नहीं गया था, बल्कि काफी खुश लग रहा था। मुझे उन्हें खुश करने के लिए ये खाना अरेंज करना होगा ताकि वे राजधानी लौटने पर मेरी बहुत तारीफ करें, जिससे लॉर्ड ये का भविष्य पक्का हो जाए। खास बातों पर सोचने के बाद वू योंग ने हेड शेफ को बुलाया और उसे निर्देश दिया, आज रात लॉर्ड ये काउंटी गवर्नमेंट हॉल में एक इनॉग्रेशन बैंक्वेट रखेंगे। सभी बड़े बिजनेस पार्टनर को बुलाओ, तैयार रहो, इसे जितना हो सके उतना शानदार बनाओ। हेड शेफ ने माना और माल्यू काम करने के लिए मुड़ा। उसे कुछ खास प्रोग्राम भी करने थे, लेकिन उसे नहीं लगता था कि इनसे शाही दूध जरूर जीत जाएगा और वो उनका अपना बन जाएगा। जल्द ही पूरे सरकारी ऑफिस में हलचल मच गई। काउंटी सरकारी ऑफिस के एंट्रेंस पर कोर्ट रूम तक, जहां केसों की सुनवाई होती थी, रेड कारपेट बिछाए गए थे। कोर्ट रूम के अंदर एक थीम वाले रेस्टोरेंट को बदल दिया गया था। मिरर ऑफ जस्टिस प्लाक के नीचे जिन काली टेबलों पर पहले सुनहरी चीनी की लकड़ी रखी थी, उन्हें टांग राजवंश के स्टाइल में लंबी सिंगल टेबलों से बदल दिया गया था। शाम के मनोरंजन के लिए बीच का एरिया रेड कारपेट से ढका हुआ था। यहां तक कि जो टेबल पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती थी, उन्हें भी बैंड के परफॉर्मेंस एरिया में बदल दिया गया था। पूरी जगह देर रात तक बिजी रही, जब बैंक्वेट हॉल के ऊपर सूरज और चांद अभी भी चमक रहे थे। रिसेप्शन हॉल में जू युआनज़ांग ने अभी अभी परोसी गई खुशबूदार चाय को देखा और अचानक उसकी भूख मर गई। क्या वो हमें डिनर पर नहीं बुला रहा था? क्या समय हुआ है? महारानी मां ने चाय के कप पर नजर डाली, जिसे उन्होंने अभी अभी उठाया था, और तुरंत नीचे रख दिया। जितना ज्यादा वो पी रही थी, उन्हें भूख लग रही थी। आखिर में जैसे ही दावत शुरू होने वाली थी, वो योंग उनसे पहले आ गया। आप दोनों बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारे लॉर्ड ये ने आपके लिए एक खास वेलकम दावत तैयार की है, इसलिए देर से आने के लिए माफ करना। बाहर के 2 अटेंडेंट भी दावत में हमारे साथ शामिल होंगे। ये पहली बार था जब जू युआनज़ांग और महारानी मां वू योंग से मिले थे। जू युआनज़ांग भी वू योंग की शानदार बातों और इंतजाम से खुश थे। फिर वू योंग उन्हें दावत की जगह पर ले गए। जैसे ही जू युआनज़ांग और उनके साथी यानमेन काउंटी गवर्नमेंट हॉल के गेट पर पहुंचे, म्यूजिशियन ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने शुरू कर दिए और वू योंग तेजी से आगे बढ़े। पैसे के लिए इशारा किया। जू युआनज़ांग ने जाने पहचाने फर्नीचर को कुछ शक के साथ देखा और महारानी मां ने कहा, यह पहले यानमेन काउंटी का कोर्ट रूम था। ये सुनकर माओ सियांग और दूसरों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और जू युआनज़ांग सदमे और गुस्से से भर गया।
एक शानदार और इज्जतदार काउंटी गवर्नमेंट हॉल को बैंक्वेट हॉल में बदल दिया गया था। ये देखकर वू योंग तुरंत मुस्कुराया और कहा, हाँ, ये सच में पहले का काउंटी गवर्नमेंट हॉल है। बाद में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल बनाया, इसलिए इस जगह की अब जरूरत नहीं थी। मैंने यहाँ जगह का इंतजाम किया था। हमारे लॉर्ड ये को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। ये सब मेरा ही इंतजाम था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखकर कि ज़ू युआनज़ांग पहले से ही कुछ गुस्से में था, महारानी माँ पास झुकी और धीरे से कहा, माय लॉर्ड ये का बनाया नया काउंटी गवर्नमेंट ऑफिस लोगों के फायदे के लिए पहले से ही काफी है। ये पुराना हॉल वैसे भी बेकार पड़ा है, इसलिए इसे बैंक्वेट के लिए इस्तेमाल करना काफी सही है। क्या आपको नहीं लगता? हाँ, ज़ू युआनज़ांग ने अकड़ कर कहा। वू योंग ये सुनकर मुस्कुराया। उसे यकीन था कि एक बार वे इस दरवाजे के अंदर आ गए तो आज रात के बाद ये शाही दूत जरूर उनका अपना बन जाएगा। इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। जब वे सब अंदर चले गए, वे अपने सामने का नजारा देखकर तुरंत हैरान रह गए। उनके पैरों से लेकर कोर्ट रूम तक एक लाल कालीन बिछा हुआ था और कालीन के दोनों तरफ कम से कम 14 या 15 दो पोस्टर वाले टेंट थे। हर टेंट के अंदर एक चौकोर टेबल थी और हर टेबल के चारों ओर 4 से 8 लोग बैठे थे। उनके पहनावे और दिखावट से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां हान चीनी, सेमू लोग और मंगोलियन थे। सभी ने अपने अपने पारंपरिक एथनिक कपड़े पहने हुए थे। बीच में लाल कालीन पर लोग खुशी से नाच रहे थे। ये नज़ारा देखकर ज़ू युआनज़ांग सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अगर ये नज़ारा होंगयांग मंदिर के मुख्य चौक में होता तो क्या ये सभी देशों का वो शानदार भोज नहीं होता जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। दुर्भाग्य से मिंग राजवंश के पास अभी तक ऐसी राष्ट्रीय ताकत नहीं थी। जब ज़ू युआनज़ांग और उसके साथी अभी भी हैरान थे, वू योंग मुस्कुराया और कहा, आप यिंगटियन प्रीफेक्चर से हैं और शाही व्यापारी हैं। हमारे लॉर्ड ये आपके साथ हमारे सहयोग को महत्व देते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सबके आनंद के लिए एक शानदार दावत तैयार करने का आदेश दिया है। ज़ू युआनज़ांग ने सिर हिलाते हुए कहा, लॉर्ड ये बहुत दयालु हैं। वे रेड कारपेट पर आगे बढ़े और जब वे विदेशी व्यापारियों के पास से गुजरे तो वे सभी ज़ू युआनज़ांग का अभिवादन करने के लिए उठे और कहा, गुड इवनिंग मास्टर गुओ। इस तरह ज़ू युआनज़ांग, जिसने शुरू में विरोध किया था, अब जुलूस का आनंद ले रहा था। उसके बगल में बैठी महारानी माँ थोड़ी मुस्कुराईं। इतने सालों तक एक ही बिस्तर पर रहने के बाद वो कैसे नहीं जान सकती थीं कि आठों क्या सोच रहे थे। उसने निश्चित रूप से 12 अध्याय वाला चोगा, एक शानदार ड्रैगन चोगा पहना हुआ था। होंगजियांग मंदिर में रेड कारपेट पर चल रहा था, विभिन्न विदेशी डेलीगेशन से बधाई ले रहा था। ये किंग केवल एक काउंटी मैजिस्ट्रेट था, फिर भी वो इन व्यापारियों को इतना खुश कर सकता था। अगर वो राजधानी में कोई बड़ा अफसर बन जाता, इससे महाराज को सभी देशों को श्रद्धांजलि देने का लक्ष्य पाने में जरूर मदद मिलेगी। पूरे चांद के नीचे ज़ू युआनज़ांग के बीच में चांद के चारों ओर तारों का एक सीन बन गया था। हर कोई आगे आकर टोस्ट करने की होड़ में लगा हुआ था। जैसे ही ज़ू युआनज़ांग ने शराब पी, उसका एक बड़े आदमी जैसा अंदाज साफ दिखने लगा। महारानी माँ को चिंता थी कि अगर उसने बहुत ज्यादा पी लिया तो वो सीधे कह देगा, सम्मानित दूतों उठो। आखिर में वू योंग ने बचाव करते हुए कहा, सब लोग अपनी सीटों पर वापस जाओ और खाओ पियो। हम आज रात अपने खास मेहमान को नशे में नहीं रहने दे सकते। लॉर्ड ये आज रात अच्छे मूड में हैं और वो व्यापारियों को बाद में उनसे एक रिक्वेस्ट करने की इजाजत देंगे, लेकिन वो इसे मानते हैं या नहीं ये आप पर है। वू योंग को ये कहते हुए सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुए। इसी समय एक आवाज सुनाई दी और एक शरीफ और सभ्य आदमी जिसने छोटी आस्तीन वाला सफेद जोगा पहना हुआ था, धीरे धीरे अंदर आया। खोरचीन कबीले के व्यापारी ली एर्जी वू दा के जरिए लॉर्ड ये को अपना सम्मान दे रहे हैं। ताइवान का एक नेटिजन भी लॉर्ड ये को अपना सम्मान दे रहा है। कई व्यापारी जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, जबकि आप दरवाजा खोलने के बाद से ही हैरान थे। आपका इरादा तो बस शाही दूत के साथ डिनर करना और शायद उन्हें थोड़ा भड़काना था, लेकिन ये कैसा सीन था? आपको बिना किसी शक के पता था कि ये आपके भरोसेमंद लेफ्टिनेंट वू योंग का काम था। सिंबॉलिकली नमस्ते कहने के बाद आपने वू योंग को बुलाया और उससे बहुत सीरियसली पूछा, क्या हो रहा है सर? वू योंग ने जवाब दिया, आखिरकार ये एक दावत है। मुझे लगा कि हम सब व्यापारी हैं, इसलिए एक दूसरे को जानने के लिए एक छोटी सी मीटिंग बुरी नहीं होगी। आप चुप रह गए। हालांकि ये सभी देशों का श्रद्धांजलि देने वाला दावत जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। इससे बेशक आपके डेथ वारंट मिलने के चांस बढ़ गए थे। ये सोचकर आपने गुओ की तरफ देखा। माय लॉर्ड, जैसा कि उम्मीद थी, आपकी आंखों में कोई खंजर नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपके होठों पर मुस्कान आ गई। जल्द ही होस्ट और मेहमान बैठ गए और कई तरह की शानदार चीजें परोसी गईं। बढ़िया वाइन क्रिस्टल क्लियर गिलासों में डाली गई और डांसर्स ने अपना परफॉर्मेंस शुरू करने की तैयारी की। तुम हेड सीट पर बैठे थे और सब देख सकते थे कि डेकोरेशन टैंग डायनेस्टी स्टाइल में था। आज रात चलो शानदार टैंग डायनेस्टी के सपने देखते हैं। आज रात की थीम टैंग पैलेस बैंक्वेट है। जैसे ही शानदार म्यूजिक खत्म हुआ, बैंड ने तुरंत टैंग स्टाइल गाने बजाना शुरू कर दिया और खूबसूरत लड़कियों ने टैंग डांस करना शुरू कर दिया। ज़ू युआनज़ांग ये सब देख रहा था। उसके होंठ बेकाबू होकर फड़क रहे थे। डैमिंग के सरकारी ऑफिस में टैंग पैलेस बैंक्वेट करना, क्या ये बेइज्जती थी कि वो ली शिमिन से कमतर है? इस बीच तुम्हारी नजरें शानदार टैंग स्टाइल डांस पर टिकी थीं। हालांकि तुमने खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, फिर भी तुम्हारे दिमाग में तलवार चलाती और नाचती हुई एक औरत की इमेज आ रही थी। तुम्हारी चिढ़ाने वाली हंसी एक कड़वी मुस्कान में बदल गई और तुमने धीरे से कहा, तुम बेवकूफ़ औरत, इतनी परेशानी क्यों उठा रही हो? इस समय महारानी माँ ने तुम्हारी तरफ देखा, जिनके पास उन्हें बुलाने के लिए गिलास उठाने वाला कोई नहीं था, और तुम्हें बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि नज़ारा देखकर किसी की भी भावनाएं जाग जाती हैं। ये लॉर्ड ये सच में होली हॉल को फिर से देखना चाहता होगा, है ना? इसी समय एक नौकरानी आगे आई। मैडम, हमारे मालिक ने आपके लिए खास तौर पर फ्रूट वाइन तैयार की है, प्लीज़ इसका मजा लीजिए। महारानी माँ ने चमकीले हरे लिक्विड से भरे क्रिस्टल क्लियर गिलास को देखा, फिर गिलास उठाया और एक ही घूंट में पूरा पी गईं। फिर उन्होंने आपकी तरफ देखा और कहा, लॉर्ड ये, आप सच में बहुत सोच विचार कर काम कर रहे हैं। आप इस नज़ारे को खाली आंखों से देखते रहे। फिर वू योंग की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, भाई वू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपको आज की दुनिया में वापस ले जा सकूं तो आप जरूर एक बहुत अच्छे पब्लिक रिलेशन मैनेजर बनेंगे। वू योंग ने आपकी नज़र देखकर जानबूझकर सिर हिलाया।
लॉर्ड ये, आप काफ़ी खुश हैं, मुझे जल्दी से व्यापारियों को बधाई देने का इंतजाम करना चाहिए। वू यॉन्ग विदेशी व्यापारियों के पास गया। आपका मौका आ गया है, लॉर्ड ये अब अच्छे मूड में हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ रिक्वेस्ट करें, वे शायद मान जाएंगी। व्यापारी संगठन ने खुशी के साथ शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद मेनली नाम का एक आदमी आपके सामने आया। रिपोर्टिंग सर, उन बड़े विदेशी व्यापारियों के रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलना चाहते हैं। तुमने वेनयान अपने कपड़े ठीक किए और फिर हथियारों और बैंड को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। जू यॉनजांग और बाकी सबने तुम्हें देखा। उनकी आंखों में हैरानी का एहसास था। जू यॉनजांग ने महारानी माँ से फुसफुसा कर कहा, मुझे लग रहा है कि आज हम आखिरकार लॉर्ड ये से सच में मिल ही गए। महारानी माँ ने सिर हिलाया, उम्मीद से देखते हुए। उसी समय मंगोल युवान के कपड़े पहने लुओ साइहू नाम का एक लंबा आदमी हॉल के बीच में आया, एक घुटने पर बैठा, अपनी दाहिनी मुट्ठी अपनी बाईं मुट्ठी पर रखी और झुककर प्रणाम किया। मैं लियर हूँ, तातार कबीले का एक व्यापारी, और मैं लॉर्ड ये को सलाम करने तैमूर से होकर आया हूँ। तुमने बस हाथ हिलाया और कहा, खड़े हो जाओ और बोलो, तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। तैमूर खड़ा हुआ और बोला, यानमेन में बनने वाले कपड़े और फर कोट हमारे कबीले में बहुत पसंद किए जाते हैं। हमारे हान लोगों ने मुझे बताया है कि यानमेन काउंटी के व्यापारियों को पहले हमारे कबीले में फर वाली कच्ची खाल खरीदनी पड़ती है और फिर उन्हें फर कोट में प्रोसेस करवाने के लिए यानमेन लौटना पड़ता है। आना जाना मैन पावर और रिसोर्स की बहुत ज्यादा बर्बादी है। तो क्या आप प्लीज हमें मेरे ततार कबीले में लेदर के कपड़ों की एक वर्कशॉप खोलने की इजाजत दे सकते हैं। इससे हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी और हम घास के मैदानों पर अलग अलग कबीलों को सीधे सप्लाई कर पाएंगे। हे भगवान, लॉर्ड गुओ के भेष में जू युआनजांग गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। ये स्कीम यिंगटियन प्रीफेक्चर में भी सुनी जा सकती थी। जू युआनजांग और महारानी माँ दोनों ने आपको देखा। आप हल्के से मुस्कुराए और बोले, वापस जाओ और अपने हान लोगों से कहो कि मेरे पास भी एक सुझाव है। सर्दियों के बाद ततार कबीले के चारागाह बहुत अच्छे नहीं रहते, लेकिन मेरे यानमेन काउंटी में 23,630 कुदरती घास के मैदान हैं। जब तक आपके गोल्डन फैमिली के सभी सीधे वंशज खुश हैं, मैं सीधे आपको आधे चारागाह दे सकता हूँ। 300 से 500 साल बाद आप रहें या जाएं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और आप जहां चाहें अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं। वहां मौजूद हान व्यापारी जोश में जयकारे लगाने और हंसने लगे। जू युआनजांग ने मन ही मन तालियां बजाते हुए सोचा, कितना अच्छा नौजवान है, उसके शब्द तीखे हैं और उसके हमले तेज हैं। महारानी माँ ने खुशी से सिर हिलाया। इस समय ततार व्यापारी के प्रतिनिधि ने थोड़ी सख्ती से कहा, असल में 3 महीने पहले हिज हाइनेस द 7th प्रिंस ने उनके पास किसी को भेजा था, जिसका मकसद यानमेन काउंटी में पतझड़ की फसल के बाद 5 यूनिट्स की एक बड़ी बिजनेस डील करना था। लेकिन हमारे ग्रेट खान लॉर्ड ये के साथ मिलकर एक लोकार्ट फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। अब हमारे ग्रेट खान ये काम आपको सौंप रहे हैं, बस आप हमें अपना वादा दें। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, पूरा बैंक्वेट हॉल शांत हो गया। सबने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखें ठंडी हो गईं। हालांकि मैं एक सिविल अधिकारी हूं, मेरी कोई मिलिट्री या पॉलिटिकल जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी मैं यानमेन पास की रखवाली करने वाले सैनिकों की तरफ से आपको बता सकता हूं, अगर तातार हमला करने की हिम्मत नहीं करते हैं तो हम किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार हैं। पहले शांत बैंक्वेट हॉल में जयकारे गूंज उठे। हान व्यापारियों ने उत्साह से तालियां बजाईं और तालियां बजाईं। उत्तरी मैदानों में लगभग 1 सदी के अपमानजनक शासन ने हर हान व्यक्ति को दहाड़ने के लिए तरसाया था। अब ये नया स्थापित हान चीनी शासन, मिंग साम्राज्य, किसी भी बाहरी खतरे से बेखौफ है। जू युआनजांग बहुत खुश होकर अपने पास महारानी माँ को देखा। बहन, हमने मिंग राजवंश क्यों बनाया, हमने लौकी को क्यों भगाया और चीन को फिर से क्यों बनाया, ताकि एक दिन जब बाहरी खतरों का सामना करना पड़े तो मिंग राजवंश के लोग निडर होकर कह सकें, हम कभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। महारानी माँ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। इस येकिंग में होंगवू और योंगजेंग के 4 मंत्रियों में से एक बनने की क्षमता है। वो दया और शक्ति दोनों का इस्तेमाल करता है और उसके तरीके बेदाग हैं। वो देखने में काफी अच्छा है। इस समय आपको चुप रहना चाहिए और तातार व्यापारी प्रतिनिधि को घूरना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। की और वेई में तुम की पर राज करते हो, तुम एक बिजनेसमैन हो, कबीले के सरदार नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मैसेंजर का काम न करो। ये सुनकर तैमूर ने गंभीरता से सिर झुकाया। लॉर्ड ये की सलाह सही है, मैं फिर कभी इस तरह मैसेंजर का काम नहीं करूंगा। फिर वो मुड़ा और चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा विदेशी व्यापारी अंदर आया। खोरचिन वैली का एक व्यापारी हबुतु वुडा लॉर्ड ये को सलाम करता है। तुमने झुक रहे आदमी पर नजर डाली। अभी वो चंगेज खान का सीधा वंशज था और अब तुम उसके भाई के सीधे वंशज हो। सच में एक सुनहरा परिवार, बिजनेस में इतना होशियार। जैसे ही तुमने बोलना खत्म किया, तुम्हारे चारों ओर हंसी गूंज उठी। हालांकि उदा नाराज था, वो सिर्फ मुस्कुराया और कहा, लॉर्ड ये सही कह रहे हैं, हम बहुत अच्छे व्यापारी हैं और उम्मीद करते हैं कि लंबे समय तक तुम्हारे साथ काम करेंगे। आपने वाइन का एक घूंट लिया और कहा, हम लंबे समय तक साथ दे पाएंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी रिक्वेस्ट ज्यादा है या नहीं। आपको धन्यवाद देने के बाद हबुतु उदा ने रिक्वेस्ट की, लॉर्ड ये, हम यानमेन पास के ईस्ट और वेस्ट गेट के अंदर ब्यानमाओ स्ट्रीट पर अपने बिजनेस की जगह के तौर पर एक घर खरीदना चाहते हैं। प्लीज हमें इजाजत दें। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, माहौल तुरंत गंभीर हो गया। अभी दा कबीले के तैमूर ने क्यूचौ पर हमला करने की धमकी दी थी और अब केशोकिन का उदा शहर में पैर जमाना चाहता था। क्या वो अंदर बाहर से हमला करने का प्लान बना रहा था। आपने आंखें उठाईं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय आपने जू युआनजांग को देखा, जो एक अमीर व्यापारी के भेष में था। मैडम गुडो, क्या तुम दोनों को लगता है कि यह मुमकिन है। तुम्हारी अचानक पूछताछ का सामना करते हुए जू युआनजांग मन ही मन मुस्कुराया। मैं स्वर्ग का सच्चा बेटा एक मामूली काउंटी अधिकारी से कैसे नीचा दिखाया जा सकता हूं। वो आगे बढ़ा और जोर से कहा, मिंग राजवंश आसमान से नहीं गिरा था, इसे हमारे सैनिकों के खून से इंच इंच करके जीता गया था।
जू युआनजांग के आसपास के लोगों की नज़रें तुरंत सम्मान से भर गईं। हाँ, चीनियों ने कभी भगवानों पर विश्वास नहीं किया, वे अपने पूर्वजों पर विश्वास करते हैं जिन्होंने चीनी राष्ट्र के लिए अपना खून बहाया। इस समय महारानी माँ भी आगे आईं। आप भी उनके जवाबों से संतुष्ट हुए बिना नहीं रह सके। एक नेक सैनिक था जो उत्तरी अभियान को खदेड़ने के लिए जू युआनजांग के साथ गया था, और दूसरा महारानी माँ का चचेरा भाई था। सच में प्रभावशाली। आपने मुड़कर ऑर्डर दिया। एक पल बाद एक नौकरानी एक ट्रे लेकर बाहर आई जिसमें 2 बिल्कुल एक जैसे वाइन कप थे। हर एक का ग्लास बेस उठा हुआ था। जैसे ही नौकरानी ने धीरे धीरे वाइन डाली, धीरे धीरे पूरे ग्लास में वाइन डालते हुए सच में एक साम्राज्य की भावना पैदा हुई, साम्राज्य के एक होने की निशानी। गिलास पकड़े हुए आप जू युआनजांग और महारानी माँ के पास गए। आपके जवाब मेरी उम्मीदों से बिल्कुल मेल खाते हैं। अगर महाराज यहां होते तो वे जरूर बहुत खुश होते। आओ, इस प्याले को जी भरकर पी लो, ये सम्राट की तरफ से एक तोहफा है। जू युआनजांग ने मन ही मन सोचा, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराकर कह सका, थैंक यू लॉर्ड ये। फिर उसने और महारानी माँ ने अपने प्याले उठाए और एक ही घूंट में सब पी गए। शाही दूत और उसकी पत्नी के मुस्कुराते चेहरों को देखकर उसने सोचा, जब वे राजधानी लौटेंगे तो वे जरूर जू युआनजांग पर देशद्रोह का आरोप लगाएंगे। यानमेन के मजिस्ट्रेट ये किंग ने चुपके से एक साम्राज्य का कप नाम का तोहफा अपने पास रख लिया है और अब सम्राट के वाइन के तोहफे का इंतजार कर रहा है। उसने सोचा कि उन्हें देशद्रोह के लिए फांसी दे दी जाएगी, जिससे वो नई दुनिया में लौटकर अमर हो जाएगा। जू युआनजांग की आंखों में नाराजगी की एक झलक तुरंत वुयुंग ने पकड़ ली, जिसने सोचा, लगता है शाही दूत अभी भी कुछ नाखुश है। वो जल्दी से उठा और आगे बढ़ा, लॉर्ड ये। आज रात सबने खूब मजे किए। मैंने पटाखे भी बनाए थे। चलो सब मिलकर देखते हैं। आसपास के व्यापारी पटाखों के बारे में सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि ये कितना शानदार था। झू युआनझांग ने पटाखों के बारे में सुनकर महारानी माँ से फुसफुसाते हुए कहा, जब पटाखों में पैसे लगते हैं तो हम और तोप के गोले बना लेते हैं। महारानी माँ भीड़ को देखकर मुस्कुराईं और फुसफुसाते हुए बोली, अगर वो बहुत सारे तोप के गोले बनाएगा तो क्या तुम सो पाओगे? अपनी बहन की बातें सुनकर झू युआनझांग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये बहुत कम मिलने वाले पटाखे हैं, अगर तुम नहीं देखना चाहते तो मैं देख लूंगी। ये कहकर महारानी माँ आगे बढ़ीं और दरवाजे की तरफ चली गईं। औरत? झू युआनझांग दावत में आई भीड़ के पीछे पीछे हॉल से बाहर भागा। तुम्हें वहीं हैरान खड़ा छोड़ गया, ये सोचते हुए कि ये कैसा प्रोग्राम है। बूढ़े वू को सच में अच्छी डांट खानी चाहिए, तुमने सोचा। आपके पीछे खड़ी 2 नौकरानियां बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। आप बस बेबसी से मुस्कुरा सकते थे। तो अब सच में उन्हें देखना चाहते हैं? नौकरानी ने बार बार सिर हिलाया। तो चलो। 2 नौकरानियों के साथ वे दरवाजे की तरफ साथ साथ चल पड़ी। बाहर चौक में सब लोग हैरानी से आसमान को देख रहे थे। हरी किरणों की कई लाइनें सीधे आसमान में उठ रही थी, जैसे जमीन से उल्का पिंडों की बारिश हो रही हो। साथ ही सैकड़ों सियान किरणें ऊपर उठ रही थीं, हरी किरणों से भी ज्यादा तेजी से। उनके पीछे दर्जनों लाल और सिल्वर किरणें और भी तेजी से उठ रही थीं। ये शानदार था। एक साथ सैकड़ों पटाखे छोड़े गए। देखो, वे सच में आसमान में आकार ले रहे थे। फिर सबकी नजरों के सामने पटाखों ने रात के आसमान में एक शानदार लैंडस्केप पेंटिंग बनाई। 3 हरी लहरें पानी को दिखा रही थीं, 3 कोने वाले सियान पैटर्न पहाड़ों को दिखा रहे थे और 2 लाल घेरे सूरज और चांद को दिखा रहे थे। ये नज़ारा देखकर सब हैरान रह गए। सूरज और चांद मिंग राजवंश पर चमक रहे थे, एक बहुत ही शुभ संकेत। ये बहुत शानदार था। जू युआनजांग और महारानी माँ ने अपने सामने का नजारा देखा। क्या ये इस नौजवान की तरफ से कोई गिफ्ट था? उनके पैरों तले जमीन के लिए कोई गिफ्ट? वहां मौजूद सभी लोग जोश से चिल्ला रहे थे। दावत का माहौल अपने पीक पर पहुंच गया था। इस पल में सिर्फ आप ही मुस्कुरा नहीं पा रहे थे। शाही दूत और उनकी पत्नी को उस पल में खोए हुए देखकर आपको एहसास हुआ कि आपका प्लान शायद फिर से बर्बाद हो गया है। हो सकता है कि जब वे राजधानी लौटें तो वे जू युआनजांग से आपके बारे में अच्छी बातें भी करें। इस समय आप सच में एक तेज फायरवर्क बनाना चाहते थे और वुयोंग को गोलियों से छलनी कर देना चाहते थे। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपकी हत्या कर दी जाएगी, खासकर उस टेक्निक का इस्तेमाल करके जो आपने खुद उसे सिखाई थी। तभी सैकड़ों और सुनहरे उल्कापिंड निकले। जमीन से उठते हुए आसमान में 4 बड़े सुनहरे अक्षर ग्रेट मिंग डायनेस्टी दिखाई दिए। ये अक्षर शुरू में सुनहरी रोशनी से चमके, फिर सुनहरे चश्मों में बदल गए और आखिर में सुनहरी रोशनी की बौछार में फट गए। ये नज़ारा बहुत ही शानदार था। जिसने भी इसे देखा वो हैरान रह गया। इस शोरगुल ने, जिसने पूरे शहर को हिला दिया, लोगों को महान मिंग राजवंश चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। ये चीखें काफी देर तक गूंजती रहीं, यहां तक कि यानमेन दर्रे पर तैनात सैनिकों तक भी पहुंची। इस माहौल में महारानी माँ ने आंसू पोंछे और जू युआनजांग ने अपने साम्राज्य को कदम दर कदम बनाने के सफर को याद किया, अपने भाइयों के बारे में सोचते हुए जिन्होंने उनके लिए अपना खून बहाया था। भाइयों, वो चिल्लाया, देख रहे हो, हमारा महान मिंग राजवंश बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक पल बाद यानमेन काउंटी के लॉर्ड वुयोंग द्वारा अरेंज की गई आतिशबाजी खत्म हो गई। हालांकि धुआं छट गया, लेकिन शहर का जोश कम नहीं हुआ। लोग अभी भी चिल्ला रहे थे, मिंग राजवंश अमर रहे। महारानी माँ ने अपने आंसू पोंछे और भीड़ से फुसफुसाकर कहा, क्या महाराज को अब भी शक है? चलो कल वापस चलते हैं और बियाओ को बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ और देखते हैं कि हमें ये किंग को कौन सी ऑफिशियल पोजीशन देनी चाहिए। ये जवाब सुनकर महारानी माँ और भी खुशी से मुस्कुराईं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि देश के लिए दिल रखने वाले टैलेंटेड लोगों का इस्तेमाल कोर्ट करे। इस बीच ये सीन देखते हुए आपका चेहरा और भी उदास हो गया।
जैसे ही आप मुड़कर जाने वाले थे, जू युआन ज़ांग ने आपका रास्ता रोक लिया। लॉर्ड ये, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आगे क्या प्लान है? लेकिन आप बहुत ज्यादा नाराज थे। हमने पेट भर खाया पिया है, आतिशबाजी देखी है, अब हम सोने के अलावा और क्या कर सकते हैं? क्या हम अपनी स्पोर्ट्स कार चलाकर कराओके बार जा सकते हैं? एडवांस्ड वोकैबुलरी जू युआन ज़ांग को चौंका गई, लेकिन वो जानता था कि उसे कोई इग्नोर कर रहा है। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कल इंडस्ट्रियल जोन से सामान लेने के बाद क्या आप हमें लेबर कैंप और फार्म घुमा सकते हैं? अगर तुम बिजी हो तो लॉर्ड वू रास्ता दिखा सकते हैं। ये 3 शब्द सुनकर तुम्हें गुस्सा आया। अगर तुमने उसे फिर से अपने साथ जाने दिया तो क्या पता उसे फांसी देने का शाही हुक्म मिलने से पहले ही राजधानी में लोगों को देखने के लिए बुलाने का हुक्म आ जाए। हो सकता है तुम उसे कल आने भी न दो, लेकिन इस शाही दूत को देखकर तुम्हें एक अच्छा प्लान सूझा। कल उन्हें यानमेन काउंटी में खेती की पैदावार की हालत दिखाने ले जाओ और फिर पतझड़ की फसल का सही सही हिसाब लगाओ। जब तक खेती का टैक्स मैच नहीं करता, मौत की सजा मिलना लगभग तय है। ये सोचकर तुमने तुरंत कहा, ठीक है, आज रात यहीं आराम करो। कल मैं खुद सामान लेने तुम्हारे साथ चलूंगा और हम आसपास भी देख सकते हैं। मैं खुद तुम्हें शहर से बाहर ले जाऊंगा। जू युआन ज़ांग तुम्हारे अचानक बदले रवैये से थोड़ा अनजान था। आखिर में एक नौकरानी के साथ वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह तुम अपनी स्टडी में जल्दी उठ गए। घर लौटने के लिए जो 60 दिन का काउंटडाउन कैलेंडर आपने बनाया था, उसे देखकर आपने गुस्से में उसे उठाकर अगरबत्ती में फेंक दिया। लगता है आपको एक और पतझड़ की फसल का काउंटडाउन कैलेंडर बनाना पड़ेगा। वुयोंग कागज की पर्चियों का ढेर लेकर अंदर आया। सर, ये कल रात की दावत का खर्च है, प्लीज देख लें और साइन कर दें। आपने खर्च की पर्चियों के बड़े ढेर पर नजर डाली और यूं ही उन्हें देख लिया। दावत में 20,000 टेल चांदी खर्च हुई। वुयोंग मुस्कुराया और बोला, सर, क्या आप मेरी मेहमान नवाजी से खुश थे? सब कुछ टॉप नॉच था, पैसे वसूल। मैं गारंटी देता हूं कि शाही दूत कभी भी सम्राट से आपके बारे में बुरा नहीं कहेगा। आपने आंखें घुमाई, उससे बात करने में आलस आ रहा था। आपने यूं ही कागज की पर्चियां ले लीं और उससे कहा कि जल्दी से गायब हो जाए, बस वो आज आपके प्लान खराब न कर दे। आखिर में जू युआन ज़ांग और दूसरों के उठने के बाद आप एक खेत के रास्ते पर पहुंचे। वहां आपने चावल की रोपाई का एक अंतहीन खेत देखा। अनगिनत किसान चावल के खेतों में लगे हुए थे, जो एक ग्रिड पैटर्न में लगे हुए थे। वहां कितने एकड़ जमीन थी? ग्रिड पैटर्न से अंदाजा लगाइए, हर स्क्वायर 1 एकड़ का होना चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा थे कि गिनना मुश्किल था। इन पौधों को देखिए, ये उन सभी पौधों से बहुत लंबे हैं जिन्हें हमने कभी देखा है। उनके पीछे गार्ड थे। गार्ड पहले ही इस पर बात करना शुरू कर चुके थे और जू युआन ज़ांग भी अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। महारानी माँ और दूसरी औरत ने अपने सामने चावल के पौधों को ध्यान से देखा। जू युआन ज़ांग खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, ये जैन चैंग दाव नहीं है, ये बहुत लंबा है। ये किस तरह का दावजी है? महारानी माँ ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, हमें इस नए तरह के चावल का क्या नाम रखना चाहिए। जैसे ही महारानी माँ बोलने वाली थीं, काम करने वाले किसानों ने ये किंग और उनकी पार्टी को देखा और चिल्लाए, ये लॉर्ड ये हैं, लॉर्ड ये सच में हमसे मिलने आए हैं। सर, क्या आपके खेत में चावल मछली का एक्सपेरिमेंटल फील्ड सक्सेसफुली डेवलप हो गया है? पिछली बार जब मैं वहां से गुजरी थी तो मैंने मोटी मछली को चावल के पौधों से भी ऊंचा कूदते देखा था। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि तुम इसे पॉपुलर बनाओ। एक ग्रुप में सीधी साधी सच्ची हंसी गूंजी। ये बातें सुनकर तुम भी जोर से हंसे। तुम लालची आम लोगों के झुंड। नया चावल अभी तक काटा नहीं गया है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें एक बार में एक ही निवाला खाना होगा। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल होने के बाद ही इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जू युआन ज़ांग और महारानी माँ ने भी खास शब्द सुने, नया चावल और चावल की मछली। वे नए चावल से तो परिचित नहीं थे, लेकिन चावल की मछली से बहुत परिचित थे। कहा जाता है कि हान के सम्राट वू ने सेना को बलि देते समय चावल की मछली चढ़ाई थी। इस तरह की कार्प का मांस नरम और हड्डियां मुलायम होती हैं, और न केवल इसमें मीठे पानी की मछली जैसा कीचड़ जैसा स्वाद नहीं होता, बल्कि इसमें चावल के फूलों की हल्की खुशबू भी होती है। जू युआन ज़ांग हैरान लग रहा था और फुसफुसाया। महारानी माँ ने चारों ओर देखा, फिर जू युआन ज़ांग की ओर देखा। जानबूझकर सही बात कही। ये सुनकर जू युआन ज़ांग ने उसे और ज्यादा पसंद से देखा। उसी समय वू योंग अचानक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया और जू युआन ज़ांग के पास गया। उसने कहा, लेबर कैंप में हमारे लॉर्ड ये की 3 साल की खेती के बाद चावल बहुत पक गया है और इसे बड़े पैमाने पर लगाया जा सकता है। ये सुनकर जानकार महारानी माँ भी हैरान रह गईं। ये किंग असली प्रजाति की खासियतें बदलने की काबिलियत रखती है। ये मदर प्लांट कितना पैदा कर सकता है? क्या ये 400 कैटीज तक पहुंच सकता है? हमारे 100 एकड़ के एक्सपेरिमेंटल खेत में हमने अभी अभी सिर्फ एक फसल काटी है और पैदावार दूसरी जगहों के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा है, 600 कैटीज से ज्यादा। जू युआन ज़ांग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई जब उसने वू योंग को देखा। लॉर्ड वू, उसने पूछा, यानमेन काउंटी में कितने एकड़ जमीन चावल की खेती के लिए सही है? वू योंग मन ही मन मुस्कुराया। वो ठीक इसी का इंतजार कर रहा था। अगर वो इन शाही दूतों को खुश कर पाता तो क्या ये महाराजा को खुश करने जैसा नहीं होता? इसलिए उसने सीधे यानमेन काउंटी के जमीन के संसाधनों का पहले से तैयार नक्शा निकाला और उसे जोर से पढ़ना शुरू किया। यानमेन काउंटी में 11 टाउनशिप हैं, जिनमें 2,05,830 मुँह जमीन है, जिसमें 8,25,600 मुँह खेती की जमीन यानी 4,34,700 मुँह खेती लायक जमीन, 3,37,700 मुँह जंगल की जमीन, 29,600 मुँह अंदरूनी जमीन और 23,630 मुँह कुदरती घास के मैदान शामिल हैं। जू युआन ज़ांग हैरान लग रहा था और फुसफुसाया, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये डेटा सही है? वू योंग ने सीरियसली पूछा। मैं गारंटी देता हूं कि ये बिल्कुल सही है। अगर मास्टर गुओ को मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मैप पर कोई भी जगह मार्क कर सकते हो और हम खुद वहां जाकर उन्हें नापेंगे। तभी तुमने किसानों से बात खत्म की और मुड़कर वू योंग को देखा। तुम्हारे अंदर एक बुरी फीलिंग आ गई। जू युआन ज़ांग तुम्हारे पास एक्साइटेड होकर खड़ा था और कह रहा था, लॉर्ड ये, तुम क्या दिन में सपने दिख रहे हो? इतने अच्छे चावल के पौधे, तुम खुश क्यों नहीं हो? हम वापस आकर महाराज को जरूर बताएंगे, तुम्हारा करियर जरूर ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे तुम सुनते गए, तुम्हारा चेहरा और भी उदास होता गया।
महारानी माँ भी यह सीन देखकर हैरान थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारी आंखें इतने अफसोस से क्यों भरी थीं। वू योंग के हिसाब से ये स्पेशल चावल कुछ ऐसा था जिस पर तुमने कामयाब होने से पहले 3 साल तक रिसर्च की थी। तुम्हारी कामयाबियां तुम्हें हिस्ट्री में फेमस करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए थीं, तो फिर भी तुम इतने अफसोस से क्यों दिख रहे थे?